हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? और पढ़ाई लिखाई आप लोग कैसी चल रही है? चलिए, हमारा अगले वीडियो का टॉपिक है कि वायवीय श्वसन पढ़ना है हमें। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि अवायवीय श्वसन क्या है, वो कैसे होता है, किसमें होता है, ठीक ना। और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का कितना विखंडन होता है, उससे क्या क्या किस चीज का निर्माण होता है, सब हम मैंने पढ़ चुके थे लोग। अब हमको पढ़ना है कि वायवीय श्वसन। तो देखिए बाबू, इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस श्वसन के प्रक्रम में, प्रक्रम माने कौन सी क्रिया, जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन किस में होता है? मनुष्य में, जानवर में और एक पेड़ पौधे में होता है। जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और यह किस में होता है? मनुष्य में, जानवर में और पेड़ पौधों में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, जिससे लगभग 36 से 38 एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी क्या होता है? तो एटीपी जो होता है वो इतना समझिए, एटीपी मतलब होता है कि यह ऊर्जा का एक थैला होता है। थैली समझ के मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है अडेनोसिन ट्राईफास्फेट। अडेनोसाइन ट्राईफास्फेट। यानी क्वेश्चन पूछता है कि एटीपी में फास्फेट के कितने अणु होते हैं? तो एटीपी में फास्फेट के 3 अणु होते हैं। ट्राई मतलब कौन सी? ट्राई मतलब 3 अणु होते हैं, ठीक है ना। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण संपूर्ण विखंडन होता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। लगभग कितना? 36 से 38 एटीपी मुक्त होती है, ठीक है ना। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब हमको समझना है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, आइए हम इसको समझते हैं। एग्जाम में खूब अच्छा से पूछ देता है। तो देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, वायवीय श्वसन जो होता है 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण जो होता है कोशिका द्रव्य में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया किसमें होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। अब अवायवीय श्वसन में कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक रूप से, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है? विखंडन होता है। और इससे एथेनॉल एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है ना। वायवीय श्वसन के दौरान जब वायवीय श्वसन होती है तो काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसका इतना क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास मैसेज कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका ले लीजिएगा फटाक से स्क्रीन शॉट। तो पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है? पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है? देखिए, पौधों में श्वसन जो होता है, पौधों में श्वसन या गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से, यानी कि पौधों के शरीर के सतह जैसे में हो जाएगा आपका तना। तना में मौजूद वात रंध्र, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको वात रंध्र कहा जाता है। जड़ों में मौजूद मूल रोमों के द्वारा तथा पत्तियों में मौजूद रंध्रों के द्वारा, इन 3 भागों से, इन 3 जगहों से पौधे जो होते हैं या तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे श्वसन की क्रिया करते हैं। तना में मौजूद वात रंध्र, जड़ में मौजूद मूल रोम, पत्तियों में मौजूद रंध्र, तीन तीन भागों द्वारा पौधे जो होते हैं अपना श्वसन की क्रिया पूरा करते हैं। और किस क्रिया द्वारा पूरा करते हैं? तो ये विसरण की क्रिया द्वारा पूरा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि पौधे अपना श्वसन किस अंग द्वारा करते हैं? अंग। तो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा वात रंध्र, रंध्र, मूल रोम, इनमें से सभी, तो आपको मार देना है इनमें से सभी। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया रहेगा, खाली ओनली रंध्र दिया रहेगा, एस्टोमेटा दिया रहेगा, तो आपको एस्टोमेटा पे मार देना है, ठीक। क्वेश्चन दूसरा पूछ देगा कि पौधों में श्वसन की क्रिया किस पौधों में श्वसन किस क्रिया द्वारा होती है? पौधों में श्वसन किस क्रिया द्वारा होती है? तो पौधों में श्वसन जो होता है विसरण क्रिया द्वारा
होती है। ठीक है, पौधों में श्वसन 3 भागों से होता है। नंबर ए, पत्तियों द्वारा, माने पत्ती द्वारा नहीं, लीफ के द्वारा नहीं, माने पत्तियों द्वारा, पत्तियों में मौजूद रंध्र, पत्तियों में मौजूद रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, पत्तियों में मौजूद रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र जो होता है, स्टोमेटा जो होता है, वह गार्ड सेल या गार्ड कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है तना, तना के द्वारा, तो तना में मौजूद सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे छिद्रों को हम वात रंध्र कहते हैं। तना में यानी कि ब्रांच में, तना में मौजूद स्टेम में मौजूद छोटे छोटे छिद्र को हम क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। और इसी छिद्र के द्वारा पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं। ठीक है, तीसरा होता है जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? जड़ों के द्वारा। तो जड़ों में मौजूद मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। देखो, जो जड़ के अंदर मूल रोम होता है ना, मूल रोम होता है, वो मिट्टी के कणों के अंदर से, मिट्टी के कणों के अंदर से जो हवा रहता है उस हवा से ऑक्सीजन का ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है ना, और वही बोल रहा है कि जड़ों में मौजूद मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखिए, पौधे जो होते हैं श्वसन 3 भागों से करते हैं। पत्तियों द्वारा कैसे करते हैं? तो पत्तियों के द्वारा उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं या फिर रंध्र कहते हैं। तो उन्हीं रंध्रों के द्वारा पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं या फिर श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, दूसरी हो गया तना के द्वारा, स्टेम तना के द्वारा। तना में भी क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उस वात रंध्रों के द्वारा भी पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करेंगे। 2 हो गया। तीसरा होता है जड़ों के द्वारा, उनके जड़ों के अंदर मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम पाए, छोटे छोटे पतले पतले मूल रोम पाए जाते हैं। और वो मूल रोम जो होते हैं मिट्टी में तो पूरा फैला रहता है ना, मिट्टी में फैला रहता है। तो वही मूल रोम क्या करता है, वही उसी मूल रोम से क्या होता है, पौधे जो होते हैं मिट्टी के कणों के अंदर मौजूद हवा से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नोट में एक बात देखिए, जलीय पौधे, तो जलीय पौधे भी विसरण की क्रिया द्वारा ही जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जलीय पौधे हाइड्रिला हो गया, और भी पौधे हो गए, कमल हो गया। तो ये जलीय पौधे जो होते हैं ना, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा, तो विसरण क्रिया द्वारा ही जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ठीक है, जलीय पौधे क्या करते हैं, विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ठीक, नोट देखिए पे कह रहा है कि ये बाबू देखिए, पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे दिन के समय ही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिन के समय अपना भोजन बनाना होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्योंकि सूर्य जो होता है दिन के समय ही उगा रहता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय ही होती है। ठीक है ना, तो वही करें कि पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए करते हैं, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक ना, अतः पौधे रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, यानी कि रात के समय क्रिया उल्टा हो जाती है। जो पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे थे, अब वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे और ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, रात के समय पेड़ के पास सोने से मना किया गया है, क्योंकि पेड़ के पास रात के समय पेड़ के पास सोना हमारे लिए हानिकारक माना जाता है, हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है ना, देखिए पौधे श्वसन के लिए, बेसिकली श्वसन की क्रिया के लिए, मतलब सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। जो वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने के लिए, अपना भोजन पकाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और ना सांस लेने के लिए, जिंदा मतलब जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए पौधे भी ऑक्सीजन का ही ग्रहण करते हैं, अपना मूल रोमय के द्वारा, चाहे वात रंध्र के द्वारा, ठीक है ना। मैंने दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ओनली खाना पकाने के लिए, ठीक है, अपना भोजन का निर्माण करने के लिए। अन्यथा वो वात रंध्रों के द्वारा और मूल रोमों के द्वारा ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, किस लिए? श्वसन क्रिया के लिए, ठीक है ना। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। और आपको तो पता है कि इसका क्या करना है, ले लेना फटाक से स्क्रीन शॉट ले लीजिए लो। कि पौधों में श्वसन जो होता है वह जंतुओं से किस प्रकार अलग है, यानी कि पौधों में और जंतुओं के श्वसन में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर ये है कि देखिए, पौधों में श्वसन जो होता है 3 अंगों से होता है, ठीक है। पौधों में श्वसन जो होता है जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्तियों के द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में श्वसन जो होता है एक अंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक अंग के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा अंतर ये कि जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन का परिवहन नहीं होता है। देखो हमारे अंदर क्या होता है, श्वसन का परिवहन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन का परिवहन करता है, जबकि पौधों में श्वसन का परिवहन नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा में कह रहा है, ठीक है, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन जो होता है ना एकदम धीमा होता है। क्या होता है? धीमा होता है। ये 3 अंतर था, ठीक है। मतलब कि अब देखिए, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। अब जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। कह रहे कि जैसे कि देखिए, जंतु जो होते हैं कि एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, इनमें गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? विसरण द्वारा होता है, ठीक है। जबकि उच्च श्रेणी के जंतु मतलब कौन सी? जैसे कि मैमिलिया यानी कि स्तनधारी तथा पक्षी में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग यानी कि स्पेशल अंग पाए जाते हैं। क्यों स्पेशल अंग पाए जाते हैं? क्योंकि इन्हें अधिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं श्वास नली कहते हैं, हिंदी में श्वास नली कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया, ठीक है। तो कह रहे हैं देखिए वो कि ट्रेकिया जो होते हैं, ट्रेकिया द्वारा श्वसन, अब ट्रेकिया तो हमारे अंदर भी है, लेकिन ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीड़े मकोड़े में होता है। कीड़े मकोड़े में होता है। जैसे में तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच हो गया, टिड्डा हो गया यानी कि ग्रास होपर हो गया, ईटीसी, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इनमें जो श्वसन होता है इनका श्वसन अंग क्या है, विशेष श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया। क्वेश्चन पूछेगी ट्रेकिया द्वारा श्वसन किसमें होता है, तो कीड़े मकोड़े में होता है, तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चूंकि चूंकि कीटों में गैसों का आदान प्रदान, कीटों में इंसेक्ट्स में गैसों का आदान प्रदान या परिवहन जो होता है ना, और रक्त के द्वारा नहीं होता है, रक्त के द्वारा नहीं होता है। इसीलिए इनमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है। कीड़े मकोड़े में हीमोग्लोबिन, कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और यही कारण है कि कीड़े मकोड़ों का यानी कि कीड़े मकोड़ों का, इंसेक्ट का जो ब्लड होता है, खून होता है, वह कैसा होता है? श्वेत होता है, यानी कि व्हाइट होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? व्हाइट होता है। कोई दिक्कत? तो आई होप कि इतना समझ में बिल्कुल आ गया होगा। इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ठीक है, ठीक है। हमारा दूसरा जो अंग होता है, दूसरा श्वसन अंग होता है पहला अंग क्या था बाबू? हमारा ट्रेकिया था। दूसरा जो होता है वो होता है गिल्स। गिल्स यानी गलफड़, गिल्स यानी गलफड़। कौन है कि गिल्स यानी गलफड़ जो होता है, गलफड़ यह एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो कि केवल किसमें पाया जाता है? जो कि केवल मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के जलीय जीव जैसे सीप, झींगा, केकड़ा, मेढक, इनमें भी गलफड़ से ही क्या होता है? श्वसन होता है, ठीक है। गलफड़ किसमें पाया जाता है? तो गलफड़ जो होता है मछलियों में पाया जाता है। मछलियों के अलावा सीप, झींगा, केकड़ा, मेढक, इनमें भी गलफड़ पाया जाता है। और ये श्वसन किसके द्वारा करते हैं? तो गलफड़ के द्वारा ही करते हैं। देखिए ये जो मेढक है ना, मेढक में एक अपवाद है सबसे।
मेढक में एक अपवाद है। देखिए जब मेढक जो होता है ना, मेढक जब ये ससुरा कह मतलब बचपने के हालत में रहता है, बचपने के हालत में, तो ये मछली की तरह रहता है, यानी कि बेंग मछली मछली की तरह रहता है। तो जब ये बचपने के आलम में रहता है, बचपने के हाल में रहता है, तब ये सांस लेता है गलफड़ के द्वारा। ठीक है, माने इसके अंदर गलफड़ क्या होता है, विकसित होता है, तो ये गलफड़ से सांस लेता है। और ये जैसे जैसे वृद्धि करते जाता है, वृद्धि करते जाता है, जब ये यानी कि एडल्ट यानी कि जब जवानी अवस्था में आता है ना, तब ये सांस लेता है, किससे, गलफड़ से सांस लेता है। और जब यही मेढकवा है ना, जब बुढ़ा जाता है, जैसे मिट्टी उट्टी में धस जाता है, सब लुकाई रहता है, सब छुपाई रहता है सब, तो उस अवस्था में ये अपने स्किन से, अपने त्वचा से सांस लेता है सब। तो इसमें अपवाद है। मेढक जो होता है 3 तरह से सांस ले सकता है। ठीक है, गलफड़ से भी सांस लेता है, कब, बचपने में। और फेफड़ा से सांस लेता है, फेफड़ा से कब लेता है, जवानी के आलम में। ठीक है ना। और जब त्वचा से कब सांस लेता है, जब ये बूढ़ा हो जाता है, मतलब लास्ट स्टेज में। ठीक है ना, ये था। अब आगे फेफड़ा। तो फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा जो है उच्च, यानी कि यहाँ ये कह फेफड़ा जो था ना, उच्च वर्ग के जंतुओं, उच्च वर्ग के जंतुओं जैसे मनुष्य, जानवर, मनुष्य, जानवर, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, पक्षी, इन सब में, माने इन सब जानवरों में, इन सब जीवों में, ठीक है ना, मनुष्य, जानवर, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, पंछी, इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, तो इनमें श्वसन जो होता है वो फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वो फेफड़ा के द्वारा होता है। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग बतलाइए। ट्रेकिया, केचुआ का ट्रेकिया, कछुआ का फेफड़ा, मनुष्य का फेफड़ा, जंतुओं का फेफड़ा, पक्षियों का फेफड़ा। ठीक है, मछली का गलफड़, मछली का गलफड़, मेढक का मेढक का तो नहीं पूछा है कभी भी, किस किस में, इसमें तो मतलब झंझट है ना, अपवाद, इसीलिए। उसके बाद से मगरमच्छ का फेफड़ा। ठीक है, बकुला का वही फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। नोट में देखिए, इधर नोट देख लीजिए, यहाँ पे कहा कि फेफड़ा द्वारा श्वसन की, ये ट्रिक समझिए। फेफड़ा द्वारा श्वसन किन में होता है, वो तो स्तनधारियों में होता है, पक्षियों में होता है, और रेंगने वाले जीवों में होता है। ठीक है ना। तो फेफड़ा के द्वारा श्वसन इन 3 प्रकार के प्राणियों में, इन 3 प्रकार के जीवों में होता है, स्तनधारियों में, पक्षियों में, और रेंगने वाले जीवों में होता है। ठीक है ना। तो आई होप कि इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए लो स्क्रीनशॉट और अच्छे से पढ़ाई कीजिए लो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।